वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते इस पाठ का ये सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भाग में हमने पढ़ा था कि लेखक हरिशंकर परसाई इन्होंने प्रेमचंद के एक फोटो के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से उनके पूरे जीवन को हमारे समक्ष रखा है। कि वो कहते हैं कि उन्हें दिखावेपन के जीवन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तथा वह एक आम जनता के लेखक थे। और एक तरफ तो उनको लेखन कार्य में समाज में बहुत मान सम्मान मिला था, लेकिन दूसरी तरफ उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनके लिए न ढंग के पहनने के कपड़े थे और न पहनने के लिए जूते थे। तथा गांधीवादी विचारधाराओं के लेखक होने के साथ साथ वह भले ही उनके पात्र गांधीवादी दिखाई देते थे या शोषित वर्ग के पात्र उनके दिखाई देते थे, तो वह व्यक्तिमत्व जो पात्र के द्वारा उभर कर आता था, वह वास्तव में प्रेमचंद का वास्तविक जीवन हमें उन पात्रों के माध्यम से दिखाई देता था। आगे लेखक हमें उनके जीवन की सादगी के बारे में हमें बताना चाह रहे हैं। अगले परिच्छेदों के द्वारा हम उसको जान लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने प्रेमचंद इनको जनता के लेखक का विशेषण दिया है। आगे भी कहते कि क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। अब यहाँ पर लेखक हमें बताना चाहते हैं कि बनिया जो होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनसे उधार मांगकर शायद प्रेमचंद जी कुछ सामान लाते होंगे, और जो उधार मांगने के लिए जब बनिया उनके घर पैसे मांगने के लिए आते होंगे, तो उनको टालने के लिए प्रेमचंद बाहर क्या करते रहते होंगे, यहाँ वहां घूमते रहते होंगे, और मील 2 मील का चक्कर लगाने के वजह से उनके जूते शायद फट गए होंगे। इस प्रकार का अनुमान या अंदाज लेखक लगा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि लेकिन चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, वह घिस जाता है। यहाँ पर आगे लेखक ने एक उदाहरण भी दिया है कि कुंभनदास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा था। उसने कहा था, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। अब देखिए, कुंभनदास जब वो फतेहपुर सिकरी पर गया था, तो उस समय उसका जूता क्या हो गया था, घिस गया था, और उसकी वजह से, उस संकट की वजह से उसने ईश्वर का नाम लेना छोड़ दिया था, और इसलिए वो उन्हें पश्चाताप हो गया कि वह बिना मतलब के उस जूते में उसका मन अटक गया और हरि नाम से वह दूर हो गए। आगे लेके कहते कि और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाह। अर्थात जिनके वजह से दुख की शुरुआत होती है, ऐसे लोगों को हमें दूर रखना चाहिए। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया। आप देखिए, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि बनिए के पैसे मांगने, उधार मांगने जब आता होगा, तो उसे छुपने के लिए तुम यहाँ वहां, उसको टालने के लिए यहाँ वहां तुम घूमते रहे होंगे, और घूमने की वजह से, ज्यादा चक्कर काटने की वजह से तुम्हारा जूता घिस गया होगा। लेकिन कहते कि चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तो लेखक के मन में प्रश्न आता है कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीजों को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज जो परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। अब देखिए, यहाँ पर लेखक क्या बताना चाह रहे हैं कि प्रेमचंद इनका जूता फटने के पीछे क्या कारण होगा। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने उदाहरण दिया है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, और जो चीज बार बार सदियों से जम गई हो और ठोकर मार कर वह फट गया होगा। टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था। अब देखिए, यहाँ पर टीला, इसका अर्थ क्या होता है कि जो मजबूत पत्थर का जो कोई सख्त चीज होती है, जिसको हटाने के लिए किया होगा लेखक प्रेमचंद, इन्होंने उसको पैर के जूते के द्वारा हटाने की कोशिश की होगी, और इसके वजह से क्या हो गया होगा, उनका जूता फट गया होगा। अब टीले से यहाँ पर लेखक ने किसके बारे में बताने की कोशिश की है कि टीले का अर्थ हमें यहाँ पर लेना है कि वह हमारे समाज की पुरानी रीति रिवाज, परंपराएं, कुरीतियां, इसको लेखक ने टीला माना है। अब देखिए, हमें पता है कि प्रेमचंद इन्होंने अपने जीवन में
हमेशा पुराने समाज के कुरीतियां, परंपराएं या जो अन्न चाहे या गरीबी हो या ऐसे बहुत सारी चीजें उनको हमेशा विरोध किया है और इस विरोध दर्शाने में उनका जूता जो है वो फट गया है, ऐसा प्रतीक लेखक ने माना है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। अब देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि हम बहुत सारे लोग होते अपने जीवन में समझौते करते रहते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते कि अपने जीवन के कुछ उनके कायदे कानून होते हैं और उस कायदों को कानून को अर्थात कायदे कानून मतलब अपने जीवन के कुछ वसूल होते हैं, रूल होते हैं, नियम होते हैं और उन नियमों को वह हमेशा प्रिय मानते हैं और उसके लिए अपना जीवन भी पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो इसी प्रकार प्रेमचंद इन्होंने भी अपने जीवन में इस प्रकार के टीले अर्थात जो कुरीतियां थी, घसे फिटे जो रीति रिवाज परंपरा रहे थे उनका वह विरोध कर रहे थे। और लेखक कहते हैं कि उन रीति रिवाज को टीले से समझौता भी तुम कर सकते थे, लेकिन तुमने समझौता नहीं किया, बचाकर उसे बगल से भी तो निकल सकते थे। अब देखिए यहाँ पर लेखक हमें बताना चाहते कि रास्ते से जाते समय जब अगर कोई हमें ऐसे टीले पत्थर मिल जाते तो हम क्या करते हैं, उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे बचकर हम किसी और रास्ते से चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने टीले का एक अर्थ हमें बताया कि पुराने रीति रिवाज परंपरा, तो दूसरी तरफ हमें लेखक बताना चाहते कि वो टीले कौन से हो सकते हैं कि हमारे जीवन में जो समस्या आते हैं, संकट आते हैं। तो प्रेमचंद इन्होंने अपने जीवन में जितने भी समस्या आए, संकट आए, उसे वह कभी भी उसने अपना जी नहीं चुराया, बल्कि उन संकटों का सामना का डटकर मुकाबला किया। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई हो, कितनी भी कठिन समस्या आई है, उन कठिन समस्याओं को वह हमेशा लांग कर आगे बढ़े। टीलों से समझौता भी तो हो जाता था, अर्थात उन्होंने जितने भी उनके जीवन के तत्व थे, वसूल थे, उनको वह समझौता कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन में किसी भी प्रकार का मनचाहा समझौता नहीं किया। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने नदियों का किसकी तरफ हमें इंगित किया है। अब देखो पहाड़ फोड़ना, पहाड़ जो कितना मजबूत होता है और नदियां एक आम नदी होती है, वो कभी भी पहाड़ों को नहीं फोड़ सकती है। अर्थात कठिन या समाज में ऐसी स्थिति की निर्मित हो सकती है कि जिसका विरोध एक आम आदमी कर सकता है। अब नदियां यहाँ पर आम आदमी का प्रतीक माना गया है, जो प्रेमचंद है। प्रेमचंद ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते कि नदियां पहाड़ थोड़ी ना फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि नदियां उस कमजोर व्यक्तियों की तरफ हमारे ध्यान आकर्षित करते हैं कि आए हुए कठिन समस्या या कोई भी संकट होगा, उसका डटकर मुकाबला करने के बजाय उस समस्याओं को घबराकर रास्ता बदलकर आगे की जीवन व्यतीत करना। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि तुम उस नदी की भांति हो जो तुमने क्या किया, जो आई हुई समस्या को, आई हुई टीले अर्थात तुम्हारे सामने कितने भी विरोधक आए हो या संकट आए हो या कितने भी रीति रिवाजों का तुमने विरोध किया, लेकिन उसका तुमने डटकर विरोध किया। तुमने कभी अपने लिए जो मार्ग बनाया था उस समस्याओं से डटकर तुम कभी घबराए नहीं, बल्कि आए हुए पहाड़, उस पत्थर रूपी, उस संकट रूपी जितने भी पहाड़ आए हुए, उसे आपने फोड़ा, अर्थात उस संकट का सामना करके आप आगे बढ़े। कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चले जाते हैं। तो यहाँ पर कमजोर लोग क्या करते हैं, उन समस्याओं को, उन टीलों का स्वीकार कर लेते हैं और रास्ता बदलकर कमजोरियों को भुलाकर वह आगे बढ़ जाते हैं। तुम समझौता नहीं कर सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे उसे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। अब देखिए
हमने देखा था, अगर आपने गोदान कहानी पढ़ी है तो उन गोदान इस कहानी में जो होरी था ना, जो मूल पात्र है, उसने अपने नियमों के लिए अपने धर्म को इतना श्रेष्ठ माना है, अपने जीवन के जो उन्होंने तत्व रखे थे, या हम कहते हैं ना कि मोरल हमारे जीवन के उद्देश्य होते थे, उनको उनके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। तो इसी प्रकार से अब जो नियम, जो धर्म, जो तत्व उस होरी के लिए वो जंजीर थी, लेकिन लेखक कहते कि प्रेमचंद के लिए वो तुम्हारे जीवन के जो तत्व थे, तुम्हारे जीवन के जो नियम थे, तुम्हारे जीवन के जो मोरल थे, उद्देश्य थे, वह तुम्हें कभी बंधन नहीं लगे, बल्कि तुम्हारे जीवन को वो तुम स्वच्छंदता के रूप से उसका अनुभव किया। मुक्ति था तुम्हारे जीवन जीने की, एक विशेष प्रकार की स्वतंत्रता, एक विशेष प्रकार की मुक्ति थी, और इसीलिए तुम हमेशा विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुरा देते थे। तुम्हारी यह पांव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की अंगुली से भी इशारा करते हो। अब देखो यहाँ पर घृणित का अर्थ हमें क्या लेना है कि जो घिसे पिटे रीति रिवाज थे, प्रेमचंद ने अपने जीवन में ऐसे रीति रिवाज को, ऐसे शोषित लोगों को, मतलब किसी भी प्रकार के घृणित चीजों को उन्होंने अपने ओर आने नहीं दिया। अर्थात किसी भी प्रकार के जो परंपरा, रीति रिवाज, कुपरंपरा, प्रथाएं थी, उन्होंने अपने जीवन में कभी स्थान नहीं दिया। ऐसे रीति रिवाजों को उन्होंने कभी हाथ भी अपना खराब नहीं करना चाहा, बल्कि उसे क्या किया, अपने पांव की अंगुली से इशारा करके अपने जीवन से दूर ही रखा। अर्थात वो घृणित चीजें कौन सी, रीति रिवाज, परंपराएं, या जो भी अनचाही चीजों, समाज के लिए कुरीतियां थी, वह सारी चीजों से वह उन्होंने अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन से दूर रखा। क्या तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा मैं भी समझता हूँ, और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लेखक यह बताना चाहते हैं कि तुमने जो ठोकर मारते मारते अपना जूता फाड़ लिया, लेकिन अब देखिए लेखक ने क्या कहा था कि मैंने अपने जूता घिस लिया, लेकिन तुमने अपना जूता फाड़ लिया। अब अपने समाज के अच्छे कार्य करते करते तुमने जूता फाड़ लिया है, लेकिन मैंने क्या किया, लेखक ने क्या किया है कि उस विरोधों को, अर्थात जो जीवन को जीते समय मैंने कुछ अपने वसूल नहीं बनाए है और उसके लिए अपना जीवन मैंने समर्पित कर दिया, जो है वैसे मैं अपना जीवन समर्पित करके, मैं चाहे वो मेरा शरीर लहूलुहान हो रहा था, लेकिन मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ठोकर मारते मारते जूते फाड़ लिया, लेकिन जो चीजें तुम्हारे तत्वों में नहीं बैठते उसके लिए कभी भी तुमने समझौता नहीं किया। आगे लेकर कहते हैं कि तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवार घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टिले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह सकते हैं मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। अब देखिए लेखक कह रहे कि तुम्हारे उस तस्वीर में जो हंसी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा उस तुम्हारी तस्वीर को देखकर लोग तुम पर हंसते होंगे, ऐसा महसूस होता है। लेकिन लेखक कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी उस हंसी में एक और इंगित, उस व्यंग्य मुस्कान दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि लेखक, प्रेमचंद लेखक पर हंस रहा है। क्यों? क्योंकि लेखक कहता है कि जो उंगलियां छिपाए और तलवार घिसाए चल रहे हैं, उन पर टिले को बरकरार बाजू से निकल रहे। कि किस पर प्रेमचंद हंस रहे हैं? कि अपनी उंगलियां छिपाने के बात में वह अपने तलवों के जख्म कर रहे हैं, अपने तलवे घिसा रहे हैं कि ऊपरी मतलब रीति रिवाज, परंपरा को उन्होंने मान लिया है, और इस प्रकार उन्होंने अपने शरीर को लहूलुहान कर लिया है, और टिले को बरकरार बाजू से निकल रहे। कि टिला का अर्थ क्या है? समस्या, जीवन में आए हुए संकट का सामना डटकर मुकाबला करने से बजाय वह कमजोर व्यक्तियों की तरह यहाँ वहां से गुजर जाते हैं। तो इस प्रकार लेखक प्रेमचंद ऐसे व्यक्तियों पर हंस रहे हैं जो कमजोर नदियों के समान अपने मार्ग बदल लेते, लेकिन उनका विरोध नहीं दर्शाते हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में
तलियों का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने खुद प्रेमचंद के जीवन जीने के तरीका और उनके जीवन जीने के तरीकों के और इंगित किया है कि एक तो कैसे लेखक जो है खुद वह पर्दे को महत्व देते हैं, पर्दों के मतलब अपने जीवन की कमजोरियों को छिपाने को महत्व देते हैं, लेकिन प्रेमचंद ने अपने जीवन को छिपाने में कभी भी महत्व नहीं दिया। तथा वे कहते हैं कि मैंने ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया है, इससे क्या हो गया है, मेरा सिर्फ अंगुली दिखाई दे रहा है, मतलब मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लिया। इससे क्या हो गया, मेरा जूता तो फट गया, मेरी अंगुली तो साबित है, लेकिन मुझे जख्म नहीं हुए। लेकिन वो लेखक को कहते हैं कि पाँव बच तुम्हारा, मेरा पाँव तो बच गया है और मैं आगे निरंतर बढ़ता रहा अपने उद्देश्य की तरफ हासिल करने के लिए। मैं आगे एक कमजोर नहीं बल्कि हौसलेबंद रूप में आगे में बढ़ता रहा। लेकिन लेखक ने क्या किया, अंगुली को ढकाने की चिंता में तलियों का नाश कर रहा। अब मतलब ऊपरे दिखावे के जीवन को व्यतीत करते हुए उन्होंने अपने जीवन के इतने घायल कर लिए हैं कि जिस प्रकार से जूता घस गया उससे उसके शरीर को ही कष्ट हो रहा था, घायल हो रहा था, लहूलुहान हो रहा था और इसके वजह से लेखक आगे चल भी नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर देखो प्रेमचंद जी का जो जूता था वह भले ही फटा हुआ था, लेकिन उनका पैर सही सलामत था, वह आगे निरंतर आए हुए संकटों का सामना करने के लिए सक्षम थे। बल्कि लेखक का जूता जो था दिखावे में इतना घिस गया था, इतना घायल हो गया था कि वह आगे चलने के लिए अर्थात आगे के संकटों को वह सामना करने के योग्य नहीं रह चुके थे। आगे लेखक कहता है कि मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तो आप देखिए लेखक कहता है कि मैं तुम्हारे हर जज्बा को समझता हूँ, तुम्हारे जीवन के हर रीति रिवाज, हर लक्ष्य को समझता हूँ और तुम्हारी जो अंगुली का इशारा मुझे बता रहा है, तुम्हारी व्यंग की मुस्कान जो मुझे बता रहा है कि भले ही मेरा जूता फट गया हुआ हो, मेरे जीवन में टिले को मैंने महत्व दिया, समस्या को महत्व दिया और मैंने कभी उस समस्या के सामने झुका नहीं। और जो व्यंग्यात्मक हंसी तो आप जो सारे संसार को दिखा रहे कि सारे संसार में जो है उसमें समझौता मानकर जीवन जीने की जो स्थिति को एक्सेप्ट कर लिया है, उस व्यंग्यात्मक हंसी को भी लेखक ने समझ पाया। तो इस प्रकार एक पूरा एक व्यंग्यात्मक निबंध के माध्यम से हरिशंकर परसाई इन्होंने प्रेमचंद इनके व्यक्तित्व को हमारे सामने एक सजीव और जीवंत रूप में उभार कर हमें प्रस्तुत करवाया। अब इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते कठिन शब्दों का अर्थ। उपजत पैदा होता है, तिनको उनको, परे दूर, बरकरार बचाकर। कुछ मुहावरे आए थे पाठ में, देखते हैं। बरकरार निकालना, बचकर निकालना, जिसका वाक्य में उपयोग किया है, आज तुम उस दुकानदार को फिर बरकरार निकल आए। दूसरा है जूता आजमाना, अपमानित करना। यहाँ पर वाक्य लिखा है मैंने, इस व्यक्ति को बहुत समझाया लेकिन अब इस पर जूता आजमाना ही बाकी है। तीसरा है ठोकर मारना, जिसका अर्थ है चोट मारना, जिसका वाक्य मैंने लिखा है, अब्राहम लिंकन अपनी गरीबी को ठोकर मार आगे बढ़ते हुए एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अगला मुहावरा है पछतावा होना, पश्चाताप होना। गलत कर्म करने के बाद आपको पछतावा होना चाहिए। पहाड़ फोड़ना, कठिनाइयों पर विजय पाना। लंबे समय तक चले मुकदमे में न्याय मिलने के बाद लगता है मानो तुमने पहाड़ फोड़ लिया है। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से हमें लेखक प्रेमचंद इनके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।